हेलो एवरीवन, माय नेम इज सत्येंद्र चौधरी एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू ITU क्लासेस। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं गवर्नर के ऑफिस के बारे में। देखिए, गवर्नर का ऑफिस पिछले कई सालों से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहा है। अलग अलग चीजों को लेके गवर्नर की क्या पावर्स होती हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गवर्नर का क्या रोल है, क्या रोल होना चाहिए, उसकी हिस्ट्री कहाँ से हुई है, किस तरह से उसका रोल को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे क्या रोल है, उन सारी चीजों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और इंडियन फेडरलिज्म को किस तरह से गवर्नर का ऑफिस उसको स्ट्रोंग करता है, ग्लू का काम करता है। कई बार ऐसा होता है ना, कोई चीजें हम लोग किसी अच्छी चीज के लिए करते हैं लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं। तो आज हम लोग गवर्नर के ऑफिस के बारे में शुरुआत से लेके आखिर तक बहुत बढ़िया डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। और हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम है अमितेश वत्स। कई सालों से गाइस। लगातार यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको कोचिंग देते हैं, उनको गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड पर्सनली भी बहुत शानदार रहा है। तो सभी लोग हम लोग स्वागत करते हैं। अमितेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। थैंक पिछला यू थैंक सेशन यू। हम लोगों ने किया था, जबरदस्त रहा था, बहुत मजा आया, हम लोगों को पर्सनली भी बहुत मजा आया। और हाँ, जिन्होंने भी वो मुझे तो बहुत सुना मजा आया। हमारा पॉडकास्ट, सच्ची में बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया उसको कि आप इस तरह के प्रोग्राम और लेके आइए। तो बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट पे और मेरी भी रिक्वेस्ट थी आपको तो आज हम अरे, लोग ये अपने सेशन दोस्त हैं। करने वाले हैं अबाउट गवर्नर। हाँ, क्योंकि देखिए, अदरवाइज हम लोग बात करेंगे ना तो गवर्नर के बारे में हम लोग सुबह तक भी बात कर सकते हैं। इतने ज्यादा आर्टिकल्स होते हैं, इतने ज्यादा प्रोविजंस होते हैं, इतनी सारी कंट्रोवर्सी होती है, इतिहास होता है, बहुत चीजें हो सकती हैं। लेकिन कोशिश करेंगे इसको हम लोग अमितेश जी के थोड़ा सा ब्रीफली ही करें। लेकिन आपसे मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि ये जो गवर्नर का ऑफिस है दोबारा से न्यूज में है, क्यों न्यूज में है? थोड़ा सा आप इस पे अगर आप थोड़ा लाइट डालोगे तो शायद हमारे जो लिसनर्स हैं जी उनको पता रहेगा। जी बिल्कुल। जी। गवर्नर का जो ऑफिस है वो फिर से न्यूज में है। हर बार की तरह, चाहे वो 80s हो, 90s हो और इस बार भी। और वो इसलिए है कि अक्सर आप महाराष्ट्र के बारे में सुनोगे इस तरह के न्यूज, वेस्ट बंगाल के बारे में सुनोगे इस तरह के न्यूज, तमिलनाडु के बारे में इस तरह के न्यूज सुनोगे। वो अक्सर ये न्यूज इसलिए आते हैं क्योंकि अ, इन स्टेट्स में जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है वो एक्चुअली जी। डिफरेंट होती है जो पॉलिटिकल पावर, जो पॉलिटिकल पार्टी या जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सेंटर में। गवर्नर को, जी। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो जहां जहां सेंट्रल गवर्नमेंट से इतर, सेंट्रल गवर्नमेंट से डिफरेंट आइडियोलॉजी वाली पार्टीज होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं तृणमूल कांग्रेस की गवर्नमेंट है वेस्ट बंगाल में, डीएमके की गवर्नमेंट है तमिलनाडु में। ये सारी पार्टीज जो है वो आप मान सकते हैं कि ऑपोजिशन वाली पार्टीज हैं। यहाँ चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच, और यूं कहे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच इस तरह के पॉलिटिकल इश्यूज उठ रहे हैं। और ये हिस्ट्री में ऐसा हुआ भी है, इस तरह के इश्यूज होते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर एक कॉन्टेक्स्ट बनाना इंपॉर्टेंट होता है। तो एक कॉन्टेक्स्ट ये भी है कि थोड़ा वो पॉपुलर हुई ये बात की ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ने, उन्होंने ब्लॉक कर दिया गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल को ट्विटर पर। और हाँ, दैट वाज ये वेरी काफी फनी फनी लगता है। और जैसे केरला आजकल के, वो थोड़ा सा झगड़ा होता है तो आप अपने बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को तुरंत ब्लॉक कर देते या हो। हाँ, तो तो आजकल नाराजगी जताने का एक तरीका ये भी है कि उसको ब्लॉक कर दो, उसको स्टेटस ब्लॉक से कर दो। हटा दो, है ना? तो ऐसा हाँ, ही कुछ। और हम लोग आपस में एक दूसरे को ब्लॉक करते हैं, तो ये हमारे पर्सनल इश्यूज हैं। लेकिन चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल का गवर्नर ऑफ बंगाल को ब्लॉक कर देना ट्विटर पर, ये एक पब्लिक न्यूज बन गया। और यही नहीं, ये दो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस के बीच कॉन्फ्लिक्ट को शो कर रहा था, जो कि पब्लिकली ऐसा हो रहा था। तो ये सब बड़ी कंसर्न की बातें हैं। केरला के गवर्नर का कहना था कि उनको कन्नूर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर अपॉइंट करना था, उसके लिए उनको प्रेशराइज किया गया। उनको ऐसा पता चलता है कि उनकी मर्जी नहीं थी कि कन्नूर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर दैट पर्टिकुलर पर्सन होना चाहिए था, लेकिन उनको प्रेशराइज किया गया। ये बात केरला के गवर्नर करते हैं आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर ऑफ कन्नूर यूनिवर्सिटी। उसी तरह से एक और पर्सपेक्टिव मिलता है कि डीएमके की गवर्नमेंट ने, आपको जैसा कि पता होता है कि इस पर हम लोग एक अलग चर्चा भी करेंगे, नीट से रिलेटेड क्या इश्यूज है। तो नीट जो एग्जाम है, तो उससे एक्सेम्पशन पाने के लिए तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया था। उस पर गवर्नर ऑफ जी। तमिलनाडु कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो ये एक कॉन्टेक्स्ट है जिस पर अभी ये बातों की चर्चा हो रही है। यस।
लेकिन मितेश जी, गवर्नर के जब ऑफिस की बात आती है तो जब इतना कंट्रोवर्शियल ये मुद्दा है, तो मैं आपसे ये जस्ट जानना चाहता हूँ कि गवर्नर की एक्चुअली जरूरत क्यों पड़ी है, ऑफिस की जरूरत क्या है, जब पीएम और सीएम से क्या काम नहीं चल सकता, गवर्नर की क्या रिक्वायरमेंट रही हमारे पॉलिटिकल सेटअप के अंदर में, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? देखिए, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था गवर्नर का, वो गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जा रहा था, उस समय हमारे कंट्री में फिसिपेरस टेंडेंसीज बहुत थी। कंट्री को एक जगह कंसोलिडेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत, क्योंकि सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज थी हमारी कंट्री में। कश्मीर में इस तरह के कई जगह इश्यूज थे। आज भी है। हैदराबाद को इंटीग्रेट किया गया। तो दो जी रीजंस बताए जाते हैं, स्कॉलर्स बात करते हैं। पहला रीजन तो यह है कि एक सेंटर का कंट्रोल रहेगा टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ सेपरेटिज्म और सेसेशनिज्म। दूसरा जो रीजन बताया गया था, अब आज के हालात में वो कितना आपको इंपॉर्टेंट लगता है ये खुद आप इवेलुएट कर सकते हैं। दूसरा ये रीजन बताया गया कि एक नॉलेज, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज के लिए भी रखा गया कि जो राज्य सरकारें हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, उनके पास उतना कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नमेंट चलाने का अगर उनके पास नॉलेज नहीं होगा, उनके पास स्किल नहीं होगा, तो गवर्नर एक गाइड की तरह एक्ट कर सकता है। अब बात यह है कि 70 साल के बाद ये दोनों रीजंस, और ये मैं नहीं कह रहा, बहुत बड़े लीगल स्कॉलर है गौतम भाटिया, सबने उनका नाम सुना होगा। गौतम भाटिया जी का कहना है कि अब ये दोनों रीजंस एग्जिस्ट नहीं करते। ना तो हमारी कंट्री में अब फिसिपेरस टेंडेंसीज बहुत ज्यादा है, कुछ जगहों पर अगर हो तो हो, लेकिन हम लोगों ने ठीक ठाक कंसोलिडेट कर लिया है स्टेट्स को। तो दूसरा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडेंस देने की बात है गवर्नर के ऑफिस की, वो वाला रीजन भी अब ज्यादा उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं। अब डेमोक्रेसीज बहुत मैच्योर हो गई है, स्टेट लेवल पर भी सबको एक्सपीरियंस हो गया है। तो गौतम भाटिया का कहना है कि ये दोनों रीजंस अब एग्जिस्ट नहीं करते, जो कि पास्ट में थे। जी। अमितेश, ये बताइए कि ये गवर्नर के जो ऑफिस का वो आइडिया आया कहाँ से, और मैं भी थोड़ा कुछ रिसर्च कर रहा था तो मुझे ये पता चला कि इनिशियली जब ड्राफ्ट तैयार हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, या उस समय जो जानकार थे, जो अलग अलग कमिटीज के जो प्रेसिडेंट थे, उनका कहना था कि एक सेक्शन का यह कहना था कि गवर्नर को हम लोग इलेक्ट कर सकते हैं, मतलब अभी तो देखिए उसको अपॉइंट किया जाता है सेंटर के द्वारा। मेरे ख्याल से यह भी डिबेट उस टाइम में हुआ था कि क्या गवर्नर को इलेक्टेड होना चाहिए या अपॉइंट उसको किया जाना चाहिए एज अ एजेंट ऑफ सेंटर, जो कि मुझे लगता है कि बहुत नेगेटिव टर्म है। एजेंट ऑफ सेंटर नहीं बोलना चाहिए, वो एजेंट नहीं है भैया, जैसे दो नॉर्मल एजेंट होते हैं, या इसको रबर स्टैम्प बोला जाता है ना, वो नहीं उसको वर्ड यूज किया जाना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने क्यों चूज नहीं किया इलेक्टेड गवर्नर को, और ये आइडिया गवर्नर का आया कहाँ से? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन का मिक्सचर है, अपने हिसाब से हम लोगों ने मॉडिफाई उसको किया है। तो गवर्नर का आइडिया बताइए, और एक स्टेट गवर्नमेंट के अंदर गवर्नर का क्या रोल होता है एग्जैक्टली, थोड़ा सा आप हमें वो बताइए। फैक्ट्स को थोड़ा दूर रखेंगे, आर्टिकल्स वगैरह को, लेकिन एक जनरल सेंस में बताइए कि क्या रोल होता है गवर्नर का। एग्जैक्टली गवर्नर का रोल है कि देखिए, जो आपका चीफ मिनिस्टर होता है वो एक पॉलिटिशियन है। जी। तो वो अपने सरकार की सारी डिसीजंस जनता की भलाई के लिए लेगा, लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलिटिक्स। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वोट, वोट के साथ जनता की भलाई। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सोचा कि एक ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जिसका कोई पॉलिटिकल मोटिव ना रहे, जो ठीक ठाक गाइड कर सके गवर्नमेंट्स को। हमारे फॉर्मर जो गवर्नर रहे हैं गोपाल कृष्ण गांधी, उनका यही कहना कि गवर्नर है कि उसको इलेक्शन नहीं जीतना है, उसको कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करनी। तो वो सारे डिसीजंस पर वो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से बात कर सकता है, क्योंकि वो वोट बैंक पॉलिटिक्स से ऊपर है। तो ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है जिसको इलेक्शन नहीं लड़ना है। तो ये आप मॉरल इन्फ्लुएंस कह सकते हो, जो कि गवर्नमेंट को प्रोवाइड एक सेरेमोनियल एक हेड। हाँ जी जी जी। एक मॉरल इन्फ्लुएंस प्रोवाइड करता है। और रही बात, आपका एक और सवाल था कि गवर्नर को इलेक्ट क्यों नहीं किया जाए।
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ मेंबर्स का कहना था कि गवर्नर को इलेक्ट करना चाहिए, लेकिन एक स्टेट में 2 इलेक्टेड हेड, ये कहीं ना कहीं उनके बीच कंपटीशन स्टार्ट हो जाता कि कौन ज्यादा पावरफुल है, कौन ज्यादा पावरफुल है। अभी इलेक्टेड हेड नहीं है गवर्नर, तब तो इतना कंपटीशन हो रहा है, स्पेशली ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स। तो अगर इलेक्टेड गवर्नर होता तो और ज्यादा कंपटीशन होता, खर्चा भी बहुत इसमें होता। एक और रीजन दिया गया कि इलेक्टेड गवर्नर इसलिए नहीं रखना है कि लुक, चीफ मिनिस्टर इज द बेस्ट पर्सन टू लीड इन अ स्टेट। जी। गवर्नर इज द हेड ऑफ स्टेट। तो आप इलेक्टेड गवर्नर का कॉन्सेप्ट लाकर, एक स्कूल का कहना कि आप अगर इलेक्टेड गवर्नर का कॉन्सेप्ट लाओगे तो इसका मतलब आप सेकंड बेस्ट पर्सन को गवर्नर बना रहे हो, तो ये भी सही नहीं माना गया। और हम लोगों ने वही कनाडियन मॉडल को फॉलो किया, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर को अपॉइंट करेगी। तो ये बेसिक रीजंस है जिसके चलते हम लोगों ने इलेक्टेड गवर्नर को नहीं रखा। अब जैसा कि आपने कहा कि गवर्नर जो है वो एक मोरल, एक गाइड की तरह होता है, एक फिलोसोफर, एक फ्रेंड की तरह होता है स्टेट गवर्नमेंट का, और वो सेंटर और स्टेट को बेसिकली आपस में ग्लू करने का काम करता है ना, ये आपका कहना है। लेकिन जैसा कि हम लोग प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में पिछले कई सालों से देख रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ वो आपने देखा। गुजरात के तो जो गवर्नर थे वो तो सरेआम उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि मैं चाहता हूं कि स्टेट के अंदर जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट जीते, जबकि गवर्नर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो न्यूट्रल रहेंगे और पॉलिटिकल स्टैंड नहीं देंगे। केरला के अंदर जो हुआ वो तो बताने की जरूरत ही नहीं है। बहुत सारे बिल जो केरला की गवर्नमेंट ने, इवन एक दो का एग्जांपल मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जो पास किया गया था केरला गवर्नमेंट के द्वारा, ये बोल के जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट सब्जेक्ट है, सेंटर सब्जेक्ट नहीं है, तो उस बिल को पास नहीं किया गया। इवन उसको जो है प्रेसिडेंट के लिए भी उसको रिजर्व नहीं रखा गया। एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट वाला केस भी ऐसा ही हुआ। बहुत सारे केस केरला गवर्नमेंट में ऐसे हुए कि जो पास होने चाहिए थे लेकिन गवर्नर ने उनको रोक दिया, ये कह के कि इररिलेवेंट है। कई स्टेट में ऐसा भी, जब मैं पढ़ रहा था तो ऐसा पता चला कि वहां पे बिल को रिजर्व करना तो अलग बात है, लेकिन जो वहां की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको प्रोमलगेट करने की जो काम होता है वो भी गवर्नर का ही होता है। उन्होंने करने से मना कर दिया, उनको लगा कि हमारा मूड नहीं है। ये कंट्रोवर्सीज जो इस समय नजर आती हैं पिछले कई सालों से, तो क्या ये कोई नया कंट्रोवर्सी है या पहले से भी इस तरह का प्रेसिडेंट रहा है हमारे यहाँ कंट्री में? गवर्नर के ऑफिस के ये जो उतार चढ़ाव हैं, आप उसको किस तरह से देखना चाहोगे? और हमारे व्यूअर्स को कुछ एग्जांपल देके बताइए कि किस तरह से जर्नी शुरू हुआ है और किस तरह से ऑफिस की जो गरिमा है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम हुई है। थोड़ा बताइए आप हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में। देखिए, गवर्नर और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो है कि आप जैसा कह रहे हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कुछ कह रहे हैं, गवर्नर उनकी बात नहीं मान रहे। जब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रियल एग्जीक्यूटिव है स्टेट लेवल पर, इस बात पर कोई परहेज नहीं। दिक्कत है कि कुछ कंफ्यूजन्स रह गए। आपने आर्टिकल 74 यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ा होगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं। प्रेसिडेंट एक बात बोल सकते हैं कि अपने एडवाइस को रिकंसिडर करो, और अगर दूसरी बात अगर उस तरह का एडवाइस फिर से वो भेजते हैं तो प्रेसिडेंट को मानना पड़ता है। ये चीजें लाई गई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कि प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। बेसिकली क्रेडिट जाता है इंदिरा गांधी को, 42nd अमेंडमेंट है। लेकिन इस तरह का कोई अमेंडमेंट हमारे स्टेट गवर्नमेंट के लिए नहीं हुआ, जो कि आर्टिकल 163 है। उसमें है कि गवर्नर को एडवाइस करने के लिए, एड करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। ये सारी बातें है ही नहीं कि गवर्नर उनकी एडवाइस मानेगा या मानना बाइंडिंग है। ऊपर से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बोलता है कि अगर कोई कंफ्यूजन हो गया कि क्या ये गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है या गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात माननी है, तो उस तरह के डिस्प्यूट्स पर भी गवर्नर ही डिसाइड करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ने शुरू में ये कंफ्यूजन क्रिएट किया तो प्रॉब्लम हो गई, लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट ने शुरू से राम जवाया कपूर केस हो, शमशेर सिंह केस हो, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से बोला कि प्रेसिडेंट आपका सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, रियल पावर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है, उसी तरह से स्टेट के लिए भी उन्हीं केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि प्रेसिडेंट के गवर्नर के पास सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड वाली पावर है, रियल पावर
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है। लेकिन फिर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत ज्यादा स्कोप दिया है, गवर्नर एक्सप्लिसिटली क्लियरली बोला है कि आपके पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर होगी, जैसे कि हमारा गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट रूल रिकमेंड कर सकता है कि भैया यहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा दो, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन कर गई है। हमारा वहां के गवर्नर को बोल दिया है कि आपके पास, गवर्नर को ये पावर मिली है कि आप किसी भी बिल को प्रेसिडेंट के पास रिजर्व कर सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रिजर्व कर सकते हो। तो मामला यही फंस रहा है, मामला यही फंस रहा है कि डिस्क्रिशनरी पावर कितनी है, क्या स्कोप है, इस पर गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच हमेशा डिस्प्यूट चलता रहता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको महाराष्ट्र की घटना बताना चाहूंगा। महाराष्ट्र में क्या हुआ, वहां स्पीकर को इलेक्शन करवाना है, क्योंकि वहां जो प्रेजेंट स्पीकर थे वो कांग्रेस पार्टी के स्टेट चेयरपर्सन बन गए, तो उन्हें स्पीकर के ऑफिस से रिजाइन करना पड़ा। अब वहां स्पीकर का इलेक्शन करवाने के लिए गवर्नर के सिग्नेचर की जरूरत है, गवर्नर साइन ही नहीं कर, जबकि ये क्लियरली, ये पूरी तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में ये पावर है। वहां की हाउस का रूल बना कि हम लोग इलेक्शन करवाएंगे स्पीकर का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड करेगी कब इलेक्शन करवाना है स्पीकर का, और गवर्नर साहब से दस्तखत ले ली जाएगा, और वहां के गवर्नर सिग्नेचर नहीं करते। तो ये छोटे छोटे जो कॉन्स्टिट्यूशन का मैं बोलूंगा साइलेंस है, उसके चलते ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। और जबकि मैं आपको बताता हूं बहुत सारे स्टेट्स में इस तरह के रूल्स हैं कि वो अपनी असेंबली में सीधा सीधा ये रूल बना सकते हैं कि इलेक्शन ऑफ स्पीकर बाय सिंपल मेजॉरिटी, उसके लिए उस प्रोसेस में गवर्नर से सिग्नेचर नहीं भी करवा सकते, कोई जरूरत नहीं। लेकिन इस बेसिकली एक प्रोसीजरल मामला है, उसमें गवर्नर साहब जो महाराष्ट्र के हैं, कोश्यारी साहब, वो अपना सिग्नेचर ही नहीं कर रहे हैं उस प्रोसेस के लिए, इलेक्शन ऑफ स्पीकर के लिए। तो कहीं ना कहीं ये मामला है कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कुछ जगह साइलेंट है। सुप्रीम कोर्ट को और भी ज्यादा इंटरप्रिटेशंस करने होंगे, या मुझे लगता है ये पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स है और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सबको मिलकर बातें करनी है। अदरवाइज प्रॉब्लम तो है। yes. थोड़ा सर, मैं जब पढ़ रहा था ये गवर्नर के रोल के बारे में और किस तरह से इंडिपेंडेंस के बाद वो शुरू हुई चीजें, क्योंकि 1960s, मिड 1960s के शुरुआती 1966-67 तक कोई प्रॉब्लम ज्यादा था नहीं, क्योंकि सेंटर में और स्टेट में एक ही पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी। उसके बाद जब अलग अलग स्टेट्स में, पहले साउथ सदर्न इंडियन स्टेट्स में जब शुरुआत हुई, अलग पॉलिटिकल पार्टीज हमें पावर में आई, तो ये सेंटर और स्टेट के बीच में झगड़े शुरू हुए, और यहाँ पे जो फिर गवर्नर का रोल आया और बहुत बुरी तरह से गवर्नर का मिसयूज किया गया। इंदिरा गांधी की सरकार ने बहुत बड़े लेवल पे इसका मिसयूज किया। जब आप तमिलनाडु की बात करते हैं, आंध्रा की बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं, पंजाब में तो आप ये समझ लीजिए कि प्रेसिडेंट रूल ही लगा, वहां पे तो नॉर्मल रूल हुआ ही नहीं। यही तमिलनाडु का हाल भी 5 सालों से ज्यादा वहां लगाया गया। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा, और उसका बहुत बुरी तरह से मिसयूज किया गया। फिर बाद में जनता गवर्नमेंट आई, तो इन्होंने भी, जो पिछली वाली सरकार थी उसके सारे गवर्नर्स को हटा दिया गया। अगली जो सरकार आती थी वो पिछले वाले गवर्नर्स को तुरंत हटा देती थी। इतना ज्यादा मिसयूज हुआ। जैसे 2014 की अगर हम लोग बात करें, 2014 में जैसे नई सरकार आई तो इन्होंने पुराने वाले गवर्नर्स को, 4-5 गवर्नर्स को हटा दिया तुरंत के तुरंत, क्योंकि वो सेंटर के डिस्क्रिशन के ऊपर है। तो ये तो यार एक मतलब समझे ऐसा कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक पोस्ट है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को सेंटर की गवर्नमेंट ऐसे ट्रीट करती है जैसे इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। जब मर्जी चाहो उसको हटा दिया, जब मर्जी चाहे उसको अपॉइंट कर दिया। तो ये मतलब सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे क्या रोल है, और कुछ कमीशन वगैरह के बारे में बताइए कि जो रिफॉर्म्स के बारे में कुछ सजेशंस हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कुछ बोला हो इसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इस पे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दिया है। एक जजमेंट है हरगोविंद पंत वर्सेस रघुकुल तिलक केस। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। भले ही उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो फोन लेकर बैठा रहेगा कि हाँ जी सेंट्रल गवर्नमेंट से कौन सा ऑर्डर आ रहा है उसको मानना है। ऐसा उसको मानने की जरूरत है नहीं। दूसरा, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट केस माना जाता है बीपी सिंघल केस। उसमें तो साफ साफ, हालांकि वो जजमेंट आया था, बीपी सिंघल साहब बहुत
उनको हटा दिया गया था, फिर भी वो जजमेंट आया था बीपी सिंघल केस में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा साफ साफ कि आप आइडियोलॉजी के बेसिस पर गवर्नर को हटा नहीं सकते, साफ साफ। लेकिन देखिए, इन जजमेंट्स के बावजूद ये सारी चीजें होती रहती है। ये जजमेंट्स के बावजूद इसलिए होती रहती है बिकॉज उसी केस में, बीपी सिंघल केस में, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि प्रेसिडेंट को रीजन देने की जरूरत नहीं है कि मैं गवर्नर को क्यों हटा रहा हूं, लेकिन आप आइडियोलॉजी के बेसिस पर मत हटा दीजिए कि कोई कांग्रेस का बंदा है तो उसको गवर्नर से हटा दिया, अगर बीजेपी की सरकार आई तो। ये नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन ने एक रिस्ट्रेन किया, एक प्रिंसिपल तो उन्होंने दिया, बट उस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जा रहा। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट से बहुत सारी कमीशंस भी बनाई, सरकारिया कमीशन बनी, सेकेंड एआरसी ने भी बहुत सारी बातें की। इसमें इन सारे कमीशंस और सेकेंड एआरसी का यही कहना है कि आप देखिए, गवर्नर को जो अपॉइंट करते हैं तो अपॉइंटमेंट को जरा फेयर बनाइए, और गवर्नर के जो रिमूवल प्रोसेस है उसको भी थोड़ा फेयर बनाइए। अब अपॉइंटमेंट फेयर कैसे हो सकता है? आप बात कर रहे हैं कि एक ऐसा ऑफिस, एक ऐसा पर्सन गवर्नर की ऑफिस में होना चाहिए जो पावर हंग्री ना हो। लुक, चीफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर, दीज आर द पीपल हु हैव टू विन इलेक्शंस। लेकिन ये इस तरह के लोग पावर हंग्री ना हो, पॉलिटिक्स से दूर रहे, एमिनेंट पीपल हो अपनी डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में। इस तरह के सजेशन दिए गए अपॉइंटमेंट के बारे में। इनफैक्ट रिमूवल के बारे में बहुत बढ़िया सजेशन दिया गया कि रिमूवल प्रोसेस को थोड़ा मुश्किल बनाया। जब तक रिमूवल प्रोसेस को आप मुश्किल कैसे बना सकते हैं? कुछ इम्पीचमेंट जैसा प्रोसीजर जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस के लिए होता है, उस तरह के गवर्नमेंट के लिए, गवर्नर के लिए भी होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप गवर्नर को अश्योर नहीं करोगे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, तब तक इंडिपेंडेंस ऑफ दिस ऑफिस विल ऑलवेज बी थ्रेटेड। चाहे वो सरकारिया कमीशन हो, सेकेंड एआरसी हो, पूंजी कमीशन हो, सब मिला जुलाकर इसी तरह की बातें कर रहे हैं। अब ये सरकारों पर है कि वो कितना इन चीजों को मानती है। यहाँ पर ये सारी बातें तो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और एग्जाम्स के लिए भी ये सारी चीजें स्टूडेंट्स यूज करते हैं। मैं गोपाल कृष्ण गांधी का बहुत बढ़िया आर्टिकल पढ़ रहा था। गोपाल कृष्ण गांधी ने कहा है कि यार, प्रेसिडेंट का यहाँ पर रोल है, प्रेसिडेंट ही सिग्नेचर करता है गवर्नर के अपॉइंटमेंट पर। हालांकि ऑफ कोर्स ये प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर्स उनको एडवाइस करते हैं गवर्नर को अपॉइंट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट एक मॉरल इन्फ्लुएंस की तरह एक्ट कर सकता है। वो बोल सकता है काउंसिल प्राइम, वो बोल सकता है प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट बोल सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को कि यार ये बंदा सही नहीं है, डोंट सेंड हिम टू द ऑफिस ऑफ गवर्नर। तो ठीक है, प्रेसिडेंट की ये अपने डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट का एक मॉरल इन्फ्लुएंस होता है। अब और मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्रेसिडेंट ऐसा बोलेंगे तो गवर्नमेंट उनको इग्नोर नहीं कर पाएगी, नहीं कर, क्योंकि जो स्टेचर है प्रेसिडेंट का, अगर वो अपनी कोई देखिए, ऐसा अब्दुल कलाम जी के केस में मैंने सुना एक दो बार हुआ कि उन्होंने किसी चीज को लेके, बिल को लेके बोला कि नहीं, ये मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, ऑफिस ऑफ उसको बिल को वापस ले। हाँ हाँ, तो वो इतनी बड़ी अथॉरिटी है ना प्रेसिडेंट, चाहे उसको भैया आपने ही अपॉइंट किया हो, चाहे आपने ही उनको बनाया हो, लेकिन उनकी बात को फिर आप उस समय नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। देखिए, अब आपने बताया कि टेन्योर की सिक्योरिटी होनी चाहिए, रिमूव करने के लिए एक इम्पीचमेंट जैसा कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन मैं कहीं पे पढ़ रहा था, उनका एक सजेशन ये भी था कि सिर्फ रिमूवल ही नहीं, बल्कि उसकी जो अपॉइंटमेंट होती है उस प्रोसीजर के अंदर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई कमेटी टाइप का बना दिया जिसमें सीएम भी होंगे, वहां के जो प्रीवियस गवर्नर है वो भी हो सकते हैं, अपोजिशन ऑफ लीडर भी हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हो सकते हैं, होम मिनिस्टर भी हो सकते हैं। अगर एक ऐसा कमेटी हम लोग बना दें जो चूज करे कि भैया कौन गवर्नर होगा, तो उनकी अपॉइंटमेंट जब होगी और उनका जो रिमूवल होगा, उस प्रोसीजर को हम लोग थोड़ा और अच्छे से स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। और इस पद की जो गरिमा है, जो ऐसे केसेस से गिरती चली जाती है कई बार, उसको हम लोग यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे सर आपसे मैं एक खास चीज पूछना चाहूंगा। जब भी हम लोग गवर्नर की बात करते हैं तो एक केस बहुत पॉपुलर है, क्योंकि देखिए 1970s और 80s में बहुत ज्यादा प्रेसिडेंट रूल लगते थे। जो लोगों को थोड़ा सा अभी पॉलिटिकली अवेयर हुए हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप 70s की और 80s और 90s का इवन
अगर अपना पॉलिटिकल इतिहास उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रेसिडेंट गवर्नर को कितना ज्यादा मिसयूज किया गया था। हम लोगों को अभी ऐसा लगता है कि पिछले कुछ सालों से माहौल बिगड़ गया है, हालांकि जब बोमई बोमई केस हुआ है ना, सर बोमई आपसे वर्सेस, उसके बारे में पूछना चाहता हूं कि बोमई केस के बाद अचानक से प्रेसिडेंट रूल लगने की जो फ्रीक्वेंसी थी वो अचानक बहुत कम हो गई, 80-90% कम हो गया। लेकिन 2014 के बाद से फिर से थोड़े से इशू यहाँ पे हो गए। तो उस बोमई जजमेंट में ऐसा क्या था जिसकी वजह से अचानक से ये फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा कम हो गई प्रेसिडेंट रूल लगने की, और उस पद की जो थोड़ी सी गरिमा थी वो रिवाइव हुई थी? वो थोड़ा देखिए आपसे पूछना चाहूंगा, उस केस ऐसा बिल्कुल लैंडमार्क क्या था उसमें? बिल्कुल। देखिए सर बोमई केस सबसे इम्पोर्टेंट केस माना जाता है। एसआर बोमई केस रिलेटेड है प्रेसिडेंट रूल से, जो गवर्नर रिकमेंड करते हैं कि भैया इन पर्टिकुलर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया है, तो आप यहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा दो, और सेंट्रल गवर्नमेंट वहां प्रेसिडेंट रूल लगा देती है। प्रेसिडेंट रूल लगाने के बाद सबको पता ही है कि वहां जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रिमूव हो जाती है, वहां की लेजिस्लेचर की फंक्शन भी पार्लियामेंट के पास आ जाती है। तो एसआर बोमई केस में ये कहा गया कि आप ये जो प्रेसिडेंट रूल का पावर है इसका आप पॉलिटिकल यूज मत करो। अब पॉलिटिकल यूज क्या है? पॉलिटिकल यूज ये है कि सपोज बीजेपी इज इन पावर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, और कहीं लेफ्टिस्ट पार्टीज है, कहीं कांग्रेस की पार्टी है, वहां कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो गया। अब लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम में आप अक्सर देखोगे मीडिया में, सोशल मीडिया पर, कि हाँ प्रेसिडेंट रूल लग जाना चाहिए, प्रेसिडेंट रूल लग जाना चाहिए। इन बातों पर साफ साफ एसआर बोमई ने कहा कि ये जो प्रॉब्लम्स है ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स है। किस तरह की प्रॉब्लम्स? लॉ एंड ऑर्डर, करप्शन के एलिगेशंस जो लगते हैं ये, या आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने वादा किया था वो वादा नहीं निभा रहे। वादा किया था आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने कि 19 लाख नौकरियां मिलेंगी, बिहार की स्टेट गवर्नमेंट ने बोला, और वो नहीं फुलफिल कर पा रहे। अब 19 ये भी नहीं हो अपना, पाई। हाँ, तो अपना प्रॉमिस ये फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। इन बातों पर आप प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकते, यह एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर माना जा सकता है। ये ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी नहीं मानते। अब ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी किसको कहेंगे? सिंपल सी बात है, एक सबसे बढ़िया एग्जांपल तो ये है कि सपोज आपकी गवर्नमेंट है और वो लूज कर चुकी है कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। दैट इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, बिकॉज अब आपकी गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस एंजॉय नहीं कर रही है लेजिस्लेटिव असेंबली में, फिर भी इफ इट कंटिन्यूज टू रन देन दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इस बात को क्लियर किया। दूसरा, गवर्नर की तरफ पॉइंट किया बोमई केस में सुप्रीम कोर्ट ने, गवर्नर की तरफ बोला कि गवर्नर साहब आप ये जो अपना सब्जेक्टिव कंक्लूजन निकाल देते हो कि द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, से वेस्ट बंगाल और से तमिलनाडु, हैज लॉस्ट इट्स कॉन्फिडेंस, ये सब्जेक्टिव कंक्लूजन नहीं चलेगा, आपको फ्लोर ऑफ द हाउस पर ये डिसाइड करवाना पड़ेगा। हालांकि हम लोगों ने रिसेंट ईयर्स में कुछ केसेस देखे हैं कि गवर्नर ने फिर भी सब्जेक्टिव कंक्लूजन निकाला, लेकिन बाद में कर्नाटक में हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने, एग्जैक्टली बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एसआर बोमई जजमेंट को ही फॉलो किया। फ्लोर टेस्ट करवाओ, अगर गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस मोशन जीत जाती है तो गवर्नमेंट एग्जिस्ट, अगर नहीं जीतती है तो ऑफकोर्स वहां कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया, वहां प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए। तो एसआर बोमई केस बहुत इंपॉर्टेंट है इस मामले में। और जो आप में से जो दर्शक कॉन्स्टिट्यूशन को गहराई से पढ़ते हैं उनके लिए मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ यहाँ जुडिशियल एक्टिविज्म का भी। जैसा कि सबको पता होगा कि जुडिशरी इस मामले में इंक्वायर नहीं करती है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने क्या एडवाइस दिया प्रेसिडेंट को, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। लेकिन यहां पर एसआर बोमई केस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोमई केस में कहा कि ठीक है, हम लोग ये नहीं देखेंगे कि आपने क्या एडवाइस दिया प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए, लेकिन हम लोग ये जरूर एग्जामिन करेंगे कि आपकी एडवाइस का ग्राउंड क्या था, क्या मटेरियल था जिसके बेसिस पर आपने ये कंक्लूड किया कि भैया यहाँ प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए। तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही ये दिखाएगा कि जुडिशरी कितना क्रिएटिव भी हो सकती है। वो बैकडोर से जो अब एंट्री करती है जुडिशरी, जी इसी जी को कहते जी, हैं।
अब यहाँ पे ना मेरे मन में एक दो सवाल आते हैं। जैसे एक तो अभी वेस्ट बंगाल में जो हिंसा वहां पे हुई, इलेक्शन से पहले भी हुई, इलेक्शन के बाद में हुई, लास्ट वीक वहां पे कई सारे लोगों को जिंदा जला दिया गया, तो लॉ एंड ऑर्डर का समस्या काफी हो गया। तो बहुत सारे जो लेजिस्लेटिव जो मेंबर्स हैं, जो कोलकाता असेंबली के अंदर हैं वेस्ट बंगाल में, वो डिमांड कर रहे हैं कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है, प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। हालांकि आपको भी पता है, हमें भी पता है कि वो सिर्फ एक डिमांड हो सकती है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का बिल्कुल भी फेलियर नहीं है। तो वो एक अलग ग्राउंड हो गया। दूसरी बात यह है कि हम लोग बात कर रहे हैं कि गवर्नर के ऑफिस के मिसयूज की बात कर रहे हैं, राइट। लेकिन मुझे ये जो ऑफिस है गवर्नर का, वो मुझे लगता है वो मिसयूज इससे पहले ही शुरू हो जाता है। इन द सेंस कि आप ये देखिए, बहुत सारे गवर्नर्स ऐसे रहे जो पहले आईएएस ऑफिसर रहे होंगे, वो रिटायरमेंट हो जाती है उनकी, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो उनसे मैच करती है आइडियोलॉजी, वो उनको अपॉइंट कर देती है। बड़े बड़े सीनियर सेक्रेटरीज या कैबिनेट जो सेक्रेटरीज होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आइडियोलॉजी इवन नहीं, बहुत आईएएस आईपीएस रहते वही हुए मैं भी काम करते हैं उनके लिए। उसी बात पे सर मैं आने की कोशिश कर रहा हूँ। इवन हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी गवर्नर बनाया गया है। सबसे बड़ा। और ये भी ऐसा ऐसा भी नहीं कि पहली बार हुआ है, इसको 1950s में अगर आप जाओगे तो वहां पे भी ऐसा हुआ है। नेहरू जी की सरकार हुआ करती थी, वो एक अलग केस है। लेकिन हम सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि भैया गवर्नर बनने के बाद ऑफिस का मिसयूज कर रहे हो। जब आप उस ऑफिस में रहे होंगे, जब आप किसी भी ऑफिस पे रहे हो पहले, तब भी आप उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए डेफिनेटली काम कर रहे होंगे। क्योंकि आप रिटायरमेंट के बाद, बहुत लोग तो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं गवर्नर बनने के लिए, या फिर उसको पार्टी का टिकट मिल जाता है, या उसको राज्यसभा से एंट्री करवा दी जाती है। तो ये बात सिर्फ गवर्नर की नहीं है सर, ये उससे पहले ही ये जो जो घोटाला हो रहा है, जो ऑफिस का मिसयूज किया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, और ये जो ऑफिसर्स होते हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि भैया वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे और न्यूट्रल रहेंगे, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करेंगे। तो ये समस्या थोड़ी पुरानी है ना। तो क्या हम लोग ऐसा कुछ, मतलब इसके इसमें क्या सॉल्यूशन ढूंढते हो आप? कैसे ये जो सिस्टम के अंदर में रगों में घुसा हुआ है, ये बायसनेस और इस तरह की जो मैं ये मोरल करप्शन भी है, बिल्कुल वो बिल्कुल। कैसे उस सॉल्यूशन ढूंढते हो आप यहाँ पे? देखिए, बहुत डिस्कशन हो चुका है इन चीजों पर। बहुत कमीशन ने बहुत कुछ कह चुका है, बहुत कमीशन ने बहुत कुछ बातें कर चुकी है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी है। कूलिंग ऑफ पीरियड की बात हो चुकी है कि भैया अगर कोई ऑफिसर रिटायर करता है, कोई जुडिशरी से बंदा रिटायर करता है, तो उसको 1 साल 2 साल ही शुड नॉट बी एम्प्लॉयड इन एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस, उसको और गवर्नर यहाँ तो बना दूसरे देना। महीने बन रहे हैं, हाँ, तो रिटायरमेंट होने के दूसरे 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 अब हफ्ते में बना दिया उनको, बताओ। ये पूरा एक भंडार पड़ा हुआ है रिकमेंडेशंस का। इसमें हर चीज को आप कितना कोडिफाई करोगे, कितना रूल बनाओगे, कहाँ कहाँ रूल बनाओगे। मुझे लगता है इन चीजों के बारे में एक पॉलिटिकल अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों के बीच भी थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए। और क्योंकि आप क्या, वो एक रूल बनाएंगे कूलिंग ऑफ पीरियड का, सब चीजों का लूप होल होता है। कूलिंग ऑफ पीरियड को एड्रेस कर उसको सरकमवेंट करने के लिए कोई दूसरा तरीका अपना लेंगे, ब्यूरोक्रेसी दूसरा तरीका अपना लेगी गवर्नमेंट को सर्व करने के लिए, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी वाला फॉर्मूला। तो बात दरअसल ये है कि विजन जो है गवर्नमेंट का वो क्लियर होना चाहिए, और हमारी जो पब्लिक है उनको भी इस मामले में बहुत ही सजग होना पड़ेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। क्योंकि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है वो बात करता है कि हमारा ब्यूरोक्रेसी न्यूट्रल होना चाहिए, ना कि कमिटेड होना चाहिए। तो ये बात बहुत दूर तक जाएगी। यहाँ पे एक चीज जो है, मुझे एक आयरनी भी लगती है और फनी भी लगती है। मतलब जब मेरे घर के ऊपर बात आती है तो मेरा जो है व्यू पॉइंट कुछ और हो जाता है, जब वही बात पड़ोसी के ऊपर आती है तो व्यू पॉइंट कुछ और हो जाता है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि भगत सिंह जो है वो पड़ोसी के घर में ही अच्छा लगता है, अपने घर में क्रांतिकारी बच्चे किसी को भी पसंद नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज देखिए, एक एग्जाम्पल आपको जस्ट मैं दे रहा हूँ। जब सरकारिया कमीशन जब बनाया गया, तो सरकारिया कमीशन के जो ऑफिसर्स थे जो वहां पे काम कर रहे थे, उन्होंने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से सजेशन लिया कि हम इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। उस समय जो भी पार्टी अपोजिशन में थी
बड़ी पार्टी बीजेपी थी ऑफ कोर्स। तो उन्होंने ये सजेशन दिया, इवन साउथ की बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने ये सजेशन दिया उस समय, क्योंकि सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने ये कहा कि भैया देखो, गवर्नर का ऑफिस की अपॉइंटमेंट बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और उनका रिमूवल भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इवन बीजेपी ने तो यहां तक भी सजेशन दिया था कि अगर पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं मैं, अगर पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है कंकरेंट लिस्ट पे, तो पहले ही कानून बनाने से पहले वो गवर्नर का सजेशन ले और चीफ मिनिस्टर का सजेशन ले, तब जाए, जब जाके उसको बनाए। लेकिन जब वही पॉलिटिकल पार्टीज पावर में आती हैं तो अपनी पुरानी दी हुई सजेशंस को बिल्कुल पूरी तरह से भूल जाती हैं, और नई पॉलिटिकल पार्टी जब आ जाती है तो फिर से चिल्लाने लगती हैं, देखो ये तो फेडरलिज्म के अगेंस्ट में है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में वो नहीं कर रहे हैं। बीजेपी ने ये भी कहा था कि जो, मतलब हम सिर्फ यहाँ पे कोई खास, मैं पॉलिटिकल पार्टी का नाम जरूर ले रहा हूं, लेकिन ये हर जगह लागू होता है, हर पोजिशन पार्टी का यहाँ पे एग्जाम्पल है वो। उन्होंने ये भी कहा था कि भैया जो गवर्नर को अपॉइंट करने की जो ड्यूटी है वो सेंटर की होने की बजाय इंटर स्टेट काउंसिल को होनी चाहिए। इंटर स्टेट काउंसिल गवर्नर को अपॉइंट करे, चीफ मिनिस्टर की सजेशन लेके, उसके प्रीवियस गवर्नर की सजेशन लेके, वहां की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सजेशन लेके, होम मिनिस्टर की सजेशन लेके, प्रेसिडेंट की गवर्नर। लेकिन इंटर स्टेट काउंसिल तो जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता। एग्जैक्टली उसको बनाने का फायदा क्या है भैया, वहां पे उसको बनाने का फायदा क्या है? ना उसकी मीटिंग होती है, मीटिंग होती है तो उसमें कोई जाता नहीं है, कोई जाता नहीं। इनफैक्ट इंटर स्टेट काउंसिल को नेहरू जी ने बनाया भी नहीं, उसको बनाया भी गया बाकी गवर्नमेंट्स में, वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने शायद उसको बनाया था। तो बातें बहुत अच्छी अच्छी हैं, लेकिन उसका कागज पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और कागज पर भी अब अगर इम्प्लीमेंटेशन, आप इतना हटा दो, आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को ही फॉलो करें। आप जो वहां पर भी आप क्रिएटिविटी दिखाने लगते हो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के साथ, ये प्रॉब्लम। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने साफ साफ बोला आप फ्लोर टेस्ट करो, लेकिन पिछले 3-4 सालों में देखा गया कुछ कुछ स्टेट्स में फ्लोर टेस्ट को, फॉर एग्जांपल इन अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वहां पर गवर्नर ने फिर भी एसरबोमई केस को किसी भी तरह से सरकमवेंट करने की कोशिश की। तो देखिए कमीशन बहुत सारी है, बहुत सारी अच्छी बातें उन्होंने की है। पॉलिटिकल विल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, वो बोलते हैं ना कि बात बहुत दूर तक जाएगी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर आप बस सुप्रीम कोर्ट की बात को मान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल एक नाबिया, मैं नाम भूल रहा हूँ केस का, नबम रेबिया केस में साफ साफ बोला, हाँ, नबम रेबिया केस में साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप डिस्क्रिशनरी पावर यूज नहीं करिए, जितना आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है सिर्फ उसका यूज करिए। फिर भी आप देख रहे हैं, मुझे ये बातें, कॉन्स्टिट्यूशन को हटाइए, मुझे ये बातें भी बहुत ज्यादा, मैं इनके फेवर में नहीं हूँ कि गवर्नर पॉलिटिकल इंटरव्यूज दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल के गवर्नर पॉलिटिकल इंटरव्यूज देते हैं। देखिए आपकी जो कॉन्फ्लिक्ट है चीफ मिनिस्टर्स के साथ, वो पब्लिक में आ रही है। ये बहुत बड़ा क्राइसिस दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि आप लोग बातें नहीं कर रहे हो एक दूसरे से। दो इंपॉर्टेंट ऑफिसेस है, उनके बिना स्टेट चल नहीं सकता, और यू आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर एंड यू आर वॉशिंग योर लिनन इन पब्लिक। तो ये काफी बड़ी क्राइसिस को दिखाता है। इसमें विल पावर सबको दिखाना होगा, स्टेट को आना पड़ेगा, सेंटर को आना पड़ेगा, जनता को भी इसमें थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि पब्लिकली जो गवर्नर इंटरव्यूज देते हैं, स्टेटमेंट्स देते हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, ये गवर्नर के लिए ये इमेजिन नहीं किया गया था। बात अब 50s में क्या हुआ, 60s में क्या हुआ, 70s में क्या हुआ, 80s में क्या हुआ, व्हाट अबाउट किसी चीज का आंसर नहीं हो सकता। व्हाट अबाउट 80s, व्हाट अबाउट 70s। इवन जब इस तरह की बातें होती हैं तो ओवरऑल लोगों का जो ट्रस्ट है डेमोक्रेसी के अंदर वही वीक होता है। एग्जैक्टली, राइट। इवन मैं जब इसके बारे में थोड़ा पढ़ रहा था यहाँ से आने से पहले, तो ये पता चला कि 1970, 60, लेट 60s में, 70s में अलग अलग स्टेट्स में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आने का बहुत बड़ा रीजन ये भी था, क्योंकि सेंटर और स्टेट के बीच में इतने क्राइसिस होने के बाद लोगों का सेंटर के ऊपर से विश्वास उठ गया। तो वो फिर बाद में वोट में नजर आया। यहाँ पे एक और चीज मुझे बड़ा अजीब सी लगी, जो सिर्फ मुझे एक आर्टिकल में पढ़ने को मिली, वो ये था कि जो गवर्नर को चांसलर बनाया जाता है यूनिवर्सिटीज का,
वो बिल्कुल एक मतलब होना ही नहीं चाहिए भैया। क्यों बना रहे हो आप? वहां का जो एजुकेशन सिस्टम है वो पहली बात तो वो स्टेट के अंडर में है। आप चांसलर होने के नाते आप वहां पे क्या रोल प्ले कर रहे हो? अगर एजुकेशन के रिगार्डिंग कोई रिफॉर्म होने भी हैं तो आप वहां की लोकल कंडीशन से बिल्कुल भी नहीं जानते हो। अगर आपको जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपको सीएम की सलाह लेनी पड़ेगी क्योंकि सीएम लोकल हैं, वो लोकल चीजों को जानते हैं, या फिर आपको अपोजिशन के लीडर से पूछना पड़ेगा, अपोजिशन वालों से पूछना पड़ेगा। अगर आप अपोजिशन से पूछते हो जो कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी से ही है तो डेफिनेटली ये तो एक बहुत ही गलत मिसयूज हो जाएगा। और सीएम से आप पूछ नहीं रहे हो क्योंकि सीएम किस जो आपकी अपोजिशन वाली पार्टी से वैसे ही है। तो ये यूनिवर्सिटीज का मतलब क्या चांसलर बनाने का क्या क्या सोच के बनाया होगा गवर्नर को, ये देखिए इसके बारे में काफी कम बात होती है। बिल्कुल, और ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट इशू रेस किया है। और मैं अगर कुछ स्टेट्स का के एक्सपीरियंस की बात करूं तो कुछ स्टेट्स में गवर्नर की जो चांसलर वाली पावर है वो उनका अपना डोमेन है, वहां स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर भी नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, स्टेट्स लाइक बिहार, वहाँ स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर भी नहीं करती है। पहली बात तो ये कि पूरा यूनिवर्सिटी सिस्टम ये बहुत बड़ा डोमेन है। गवर्नर के अपने इतने फंक्शंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अलावा ये चांसलर वाला ऑफिस, ये वजह ओवरलोड अगर हो गया वो बेचारा। कन्वेंशन आया, ट्रेडिशन के वजह से आया, तो ये मुझे लगता है ओवरलोड की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये जरूरत थी नहीं। और दूसरी मैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। प्रिंसिपल के अपॉइंटमेंट्स में, वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट्स में कभी कभी डिस्प्यूट्स आते हैं, पॉलिटिकल फेवरेटिज्म के डिस्प्यूट आते हैं। और कुछ कुछ स्टेट्स में प्रिंसिपल्स वगैरह के अपॉइंटमेंट में, चांसलर्स वगैरह के अपॉइंटमेंट में पैसा वैसा का भी मुद्दा आता है। तो कहीं ना कहीं ये गवर्नर के ऑफिस को टार्निश करता है, उनकी इमेज को टार्निश करता है। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को डाइवेस्ट करना चाहिए गवर्नर के डोमेन से। ये यूनिवर्सिटी सिस्टम कोई इसका पर्पस दिखता नहीं है। जब भी ये आया होगा, जिस भी जी कन्वेंशन को इन्होंने फॉलो किया होगा, मुझे तो नहीं पता कौन सा कन्वेंशन ये लोग फॉलो कर रहे हैं, तो ये अब वो जरूरत है नहीं। ओके, जी बिकॉज बहुत सारे करप्शन तो के भी इश्यूज राइज करते हैं, और ये शोभनीय नहीं है गवर्नर के लिए। जी जी तो अमितेश जी मतलब अगर हम इतने सारे मुद्दे हैं, अगर हम लोग ऐसे मुझे ऐसा लगता है बात करते रहेंगे तो बात कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि हाँ फिर बहुत ज्यादा माइक्रो डिटेल्स में जाने लगते हैं। तो क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो यूपीएससी कैंडिडेट हैं ज्यादा, तो उसके बारे में जितना मुझे लगता है डिस्कशन होना चाहिए था वो ठीक ठाक, मतलब ठीक ठाक से ज्यादा हम लोग कर चुके हैं। और बिल्कुल जितना हमारा थोड़ा बहुत एक्सपर्टीज था उसके हिसाब से हम लोग ठीक बिल्कुल ठाक डिस्कशन यहाँ पे कर चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इस डिस्कशन को एंड करने की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन जितना बिल्कुल बिल्कुल आपके साथ डिस्कशन करके मुझे पता चला है वो यही है कि अल्टीमेटली समस्याएं हैं, समस्याएं हैं तो समाधान का रास्ता भी है। समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं। मुझे इन सारी बातों से ये चीज पता लगी कि इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल की यहाँ पे कमी नजर आती है। अगर पॉलिटिकल क्लासेस एक्चुअली में चाहती हैं कि एक प्रॉपर अच्छा फेडरलिज्म हो, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो, तो इसको मुझे लगता नहीं कि ज्यादा ये विद इन 10-20 दिन में हो सकता है। फिर वो अपनी पॉलिटिकल गेन्स के लिए सारी चीजें होती हैं। तो बेसिकली पॉलिटिकल विल, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कुछ भी बोलता रहे क्योंकि कुछ ना कुछ रास्ता वो निकाल ही लेते हैं घुमा फिरा के। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो पूरा जोर लगा लिया है, उससे हो पा नहीं रहा है, कुछ कोशिश कर रहे हैं अभी लेकिन कुछ ज्यादा होता नहीं है। अल्टीमेटली पॉलिटिकल क्लास के हाथ में ही है। और पॉलिटिकल क्लास किसके हाथ में होती है? जनता के हाथ में होती है, क्योंकि जनता उनको चुन के भेजती है। तो अल्टीमेटली है ना, लोग अगर अवेयर होंगे, अपनी पॉलिटिकल लीडर से ये डिमांड करेंगे कि ये हमें चाहिए सर, तो उसको वो डिनाई नहीं कर पाएंगे, ऐसा मुझे बिल्कुल लगता है। बाकी बिल्कुल। आप थोड़ा सा अपना एक दे सकते हो यहाँ पे एंड व्यू, आप क्या नहीं, बिल्कुल आपने एक बिल्कुल जो बात कही, क्लोजिंग स्टेटमेंट। देखिए लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। जनता जो चाहती है वही होता है। तो जनता का ये फर्ज भी है गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना, और ये सारी रिफॉर्म्स तभी पॉसिबल है। तो बहुत अच्छा लगा ये डिस्कशन हम लोगों ने किया, और आगे भी इस तरह के हम लोग डिस्कशंस करेंगे। जी 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 अमितेश जी। और अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा कि अगर आप किसी खास टॉपिक पे डिस्कशन सुनना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।
आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो i2classes_UPSC। आप टेलीग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हो, i2 क्लासेस IAS IPS के नाम से है। आप हमें यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब करना ही है ताकि फ्यूचर की डिस्कशन आप देख सको। और जितने भी प्लेटफॉर्म हैं हम सभी पे अवेलेबल हैं, लेकिन इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आप हमें बता सकते हो कि किस टॉपिक पे चाहते हो कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें। बाकी इसी के साथ आपको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा सर, और अगली वीडियो के लिए तैयार रहना है, ठीक है? बिल्कुल तो बिल्कुल कोशिश बिल्कुल करेंगे अगले हफ्ते जरूर एक नए टॉपिक के साथ हम लोग मिल लेंगे बिल्कुल और गहरी रिसर्च के साथ मिलेंगे और बातचीत करने का जो है थोड़ा और मजा लूटेंगे। आज के बिल्कुल लिए बिल्कुल। इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द थैंक बेस्ट। यू।